हेलो भाई, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी भाई ध्यान से एक प्रश्नों को करते चलिएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए कि इनमें से क्या होगा। गुड़ गोबर कर देना। ठीक है, बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। आप लोगों ने गाँव में सुना होगा, लोग नहीं कहते हैं पूरा गुड़ गोबर कर दिया, अर्थात उनके कहने का मतलब होता है बने बनाए काम को बिगाड़ देना। बने बनाए काम को क्या कर देना, बिगाड़ देना। ठीक है, तो पहले का उत्तर होगा सी। ठीक है, दूसरा देखिएगा, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, हमें ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार, यहाँ पे रेखांकित पद नहीं है, रेखांकित पद बुढ़ापा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको पता होगा जातिवाचक, जहाँ पे पूरी जाति का बोध हो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी हमसे कह दे गाय बोल दे, फूल बोल दे, ठीक है, पेड़ बोल दे, तो ये कैसे संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। कैसे देखिएगा, गाय बोल दिया तो गाय में तो बहुत सारी गायें आ जाएंगी, काली गाय, लाल गाय, सफ़ेद गाय, तो यहाँ पे तो एक जाति का बोध हो गया। जैसे देखिए फूल में, तो फूल में बहुत सारे फूल आ जाएंगे, कमल का फूल, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल। ठीक है, पेड़ में बहुत सारे पेड़ आ जाएंगे, तो कहने का मतलब एक जाति का बोध कर रहा है। तो जहाँ पे जाति का बोध हो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जहाँ पे भाव का बोध हो, जहाँ पे भाव का बोध हो वहाँ पे क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़कपन, जैसे क्या हो जाएगा, लड़कपन, बचपन, ईमानदारी, ये कैसी संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे भाव को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक को समझ लीजिएगा, जहाँ पे किसी विशेष एक की बात की जाए, जहाँ पे किसी विशेष एक की बात हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे यमुना, गंगा, हिमालय, ये कैसी संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। क्या यमुना एक ही है, गंगा जी एक ही है, हिमालय भी एक ही है। ठीक है भाई, समूहवाचक, जहाँ पे पूरे समूह का बात हो, जहाँ पे पूरी समूह का बात हो वहाँ पे समूहवाचक। जैसे दल, सेना, ये कैसे शब्द हैं, समूहवाचक संज्ञाएं। ठीक है भाई, चले हम अगले प्रश्न पे। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, हमें ये बताना है। ठीक है, आपको पता है उत्तम पुरुष में कौन कौन सा आ जाएगा, मैं, मुझे, हम, ये कैसे सर्वनाम हो जाएंगे, उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष में कौन सा हो जाएगा, तुम, तुम्हें और आप, ये कैसे सर्वनाम हो जाएंगे, मध्यम पुरुष के हो जाएंगे। अन्य पुरुष में कौन कौन सा आ जाएगा, वह, वे, यह, ये, उसको, उनसे, ये कैसे सर्वनाम हो जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो हमें पूछा क्या है, मुझे, तो मुझे किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, रेखांकित पद बोला है। ठीक है, राजा किसको, यहाँ पे रेखांकित पद सेवक को कर दिया। ठीक है, यहाँ पे रेखांकित पद क्या है, सेवक को, बताना है कि सेवक को में कौन सा कारक है। ठीक है, देखिएगा, राजा सेवक को कंबल देता है। ठीक है, जहाँ पर किसी को कुछ दे दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। कर्म कारक कहाँ पे होता है, जहाँ पे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कौन सा कारक होता है, कर्म कारक। क्रिया का फल, क्रिया का फल, जहाँ पर क्रिया का फल जहाँ पर पड़े, जहाँ पर पड़े वहाँ पे कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। संबंध आप जानते हो, जहाँ पे संबंध की बात होगी वहाँ पे कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। कर्ता कारक आप जानते ही हो,
क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखिएगा, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। हमें ये विभक्ति चिन्ह बतानी है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा। आपको पता है ने किसकी विभक्ति होती है, कर्ता कारक की, को किसकी होती है, कर्म कारक की, से किसका होता है, करण कारक की, और के लिए किसका होता है, संप्रदान कारक की। ठीक है भाई, तो हमें बताना है क्या, कर्म कारक की विभक्ति। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी हो जाएगी, को। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी हो जाएगी, को। तो ठीक है, इसका उत्तर सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अगला देखिएगा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण बताना है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में कौन सा क्रिया विशेषण होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो करते रहिएगा, क्रिया विशेषण बताना है। ये देखिए, दौड़ना हमारा क्या है, दौड़ता है हमारा क्या होगा, दौड़ता हमारा क्या है, क्रिया है। और जो क्रिया की विशेषता बताए वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो तेज हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। हमें पूछा भी है क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घोड़ा क्या होगा, संज्ञा होगा। काला हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। काला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, काला हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तेज आप जान ही गए, दौड़ता है क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो उसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है कि क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं। देखिएगा, क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है। पद क्या कैसे बनता है, शब्दों के मेल से क्या बनता है, पद बनता है। शब्दों के मेल से क्या बनता है, पद बनता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, वर्णों के मेल से शब्द बनता है, शब्दों के मेल से पद बनता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे, अगला देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करना है। सेंटेंस दिया गया कि मैं घर जाता हूँ, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा, मुख्य क्रिया की बात की गई है। मुख्य क्रिया क्या हो जाएगी, जाता। मुख्य क्रिया क्या होगी हमारी, जाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। हूँ क्या हो जाएगी हमारी, सहायक क्रिया। भैया हूँ हमारी क्या, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे वो कौन सी क्रिया होती है, सहायक क्रिया। तो हूँ क्या हो जाएगा हमारी, सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं। हमें बताना है कि इसमें इन चारों वाक्यों को पढ़ना है और इसमें से बताना है कि कौन सकर्मक क्रिया नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा, राम फल खाता है। अब क्या से उत्तर करेंगे, क्रिया में अगर क्या लगा प्रश्न किया जाए, अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक और ना मिले तो अकर्मक। ठीक है, हम क्रिया है, खाता क्रिया, क्या प्रश्न लगा कर करते हैं, राम क्या खाता है, उत्तर क्या मिलेगा, फल। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। से क्या लगा कर प्रश्न पूछिएगा, क्या खाता है, फल खाता है, उत्तर मिला। क्या गाती है, गीत गाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ये भी हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। क्या लाया, चिट्ठी लाया। तो ये भी हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। ये भी हमारी कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। क्या रोती है, उत्तर मिला, नहीं मिला। जब उत्तर नहीं मिला तो ये हमारा कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जब क्या का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया और क्या का उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा भाई। ठीक है, अगला देखिएगा, राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है, हमें ये बताना है। इस सेंटेंस को पढ़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है, राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, हमें ये बताना है। ठीक है,
राम भोजन करके। आपको पता होगा कि जब कर्ता एक कार्य को खत्म करके तुरंत दूसरा काम शुरू कर दे तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाती है? वहाँ पे हो जाती है पूर्वकालिक क्रिया। वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। नाम बोधक क्रिया आप जानते ही होंगे, जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया कौन सी क्रिया हो जाती है? नाम बोधक क्रिया हो जाती है। ठीक है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया। ठीक है, लिख दे थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा भाई। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया क्या हो जाएगी? नाम बोधक क्रिया। सहायक क्रिया क्या हो जाती है? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी सहायक क्रिया। ठीक है भाई, अब इतना समझ गए। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं भूतकाल के कितने भेद हैं? हमें ये बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 7, 6, 9 या 4। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। आप हमें बता दीजिएगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के याद रखिएगा कितने भेद होते हैं? 5। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? कमेंट में करके उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? हमें ये बताना है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, हमें ये बताना है। उत्तर बताइएगा, थोड़ा जल्दी बताइएगा भाई। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? वाच्य की को कैसे पाना जाता है? देखिएगा, जहाँ पे क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य, जब क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, और जब जहाँ पे क्रिया की लिंग और वचन न कर्ता के अनुसार हो न कर्म के अनुसार हो, और जहाँ, या फिर ऐसा समझ लीजिए, जहाँ पे एक सेंटेंस दिया होगा जहाँ पे भाव की प्रधानता होगी वहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य। जहाँ पे मुख्य रूप से किसकी प्रधानता होगी? भाव की प्रधानता होगी, वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कर्ता तो है नहीं, तो कर्तृवाच्य ऑप्शन होगा ही नहीं हमारा। अब आ जाते हैं भाव की प्रधानता है, यहाँ पे भाव की भी प्रधानता नहीं है, तो यहाँ पे भी भाववाच्य नहीं होगा, तो होगा क्या हमारा? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। देखिएगा, पुस्तक हमारा कर्म है। अब ऐसे भी समझ लीजिएगा, क्रिया का लिंग वचन देखिएगा, पढ़ी जाती है, कैसा है? स्त्री है। कैसा बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। वचन कैसा है? एक वचन। कैसा बोध हो रहा है? एक वचन बोध हो रहा है। अब कर्म को देखिएगा, कर्म पुस्तक कैसा लिंग? स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। और वचन भी कैसा है? एक वचन है। और वचन भी कैसा? एक वचन। अब यहाँ पर देखिएगा, कर्म का जो लिंग और वचन है किसके अनुसार है? क्रिया के अनुसार है नहीं। क्रिया का भी लिंग वचन, क्रिया भी क्या थी? स्त्रीलिंग थी, तो पुस्तक भी क्या थी? स्त्रीलिंग थी। यहाँ पर देखिए वचन कैसा है? वचन कैसा? एक वचन। तो कर्म का भी वचन कैसा है? एक वचन। अगर क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। अविकारी शब्द होता है, हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा अविकारी है। हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा अविकारी है। ठीक है, अविकारी का पहचानने का तरीका क्या होता है? अविकारी का मतलब होता है, अविकारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय भी बोलते हैं। अविकारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, जो किसी भी प्रकार से न बदले। जैसे संज्ञा को अगर देखा जाए, संज्ञा में हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं लड़का। लड़का को अगर हम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। लड़का को क्या हो सकता है? लड़का, लड़के हो सकता है ना। सर्वनाम ले ले तो सर्वनाम को देखिए, कोई सा सर्वनाम लीजिएगा, जय मैं का क्या कर सकते हैं? मुझे। तो देखिए, कहने का मतलब ऐसा कोई सा भी शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे यदि परिवर्तित हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है? विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन जो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे न परिवर्तित हों वो हमारे क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर संज्ञा में हमने लड़का लिया तो लड़का का हम लड़के भी कर सकते हैं, तो बदलाव हो जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। मैं का मुझे हो जाएगा, तो ये भी हमारा बदलाव हो गया, तो ये भी नहीं उत्तर होगा। विशेषण सॉरी भाई,
जैसे यहाँ पर विशेषण में ले लेते हैं काला, तो काला का काली हो जाएगा, तो ये भी बदलाव हो गया, तो ये भी हमारा अव्यय नहीं होगा। जो न बदले वो हमारा क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे में अभी हम कर दें, अभी हम बोल दें इसको इसलिए, क्या बोल दें, इसलिए, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अव्यय होगा। इसलिए को आप बदल नहीं सकते, ठीक है। जो जैसे ऐसे शब्द है ना जो जिन्हें हम लोग न बदल सकते, ठीक है। तो यथा, ये कैसे शब्द हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो जो न बदला जा सके वो अव्यय होगा, ठीक है भाई, और जो बदला जा सके वो विकारी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यहाँ पे कौन सा वाक्य है हमें ये बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है तो वो कौन सा वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर हो जाए तो वो हमारा कौन सा वाक्य होता है भाई, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ण किसके योग से बना है। हमें ये बताना है कि जो 6 से क्षत्रिय होता है वो किन किन वर्णों से मिलकर बना है, हमें ये बताना है, ठीक है। देखिएगा 6, तो ये हमारा हो जाएगा क और श के मिलने से बनता है। 6 किसके मिलने से बनता है, क और श के मिलने से। हमें आप बताइएगा 6 किससे मिलने से, 6 तो हो गया, त्र बता दीजिएगा, और ज्ञ से ज्ञानी बता दीजिएगा, और श्र बता दीजिएगा। ये किन किन वर्णों के मिलने से बना है हमें ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे हम बता देते हैं, क किससे मिलने से बनता है, आधा क और पूरा श के मिलने से बनता है। त्र किससे मिलता है, आधा तो और र के मिलने से बनता है। ज्ञ किससे मिलता है, जो, सॉरी भाई इसको आधा जो करना, ये ज्ञानी हमने लिख दिया, ठीक है। इसको देखिएगा, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा। ज्ञ किससे मिलना है, जो और यहाँ के मिलने से आधा जो, ठीक है। स्र किससे मिलने बना है, श और आधा, सॉरी आधा स और र के मिलने से बना, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस कौन से वर्ड के मिलने पर क्या बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि क्या है, अघोष है, जो कि क्या है, अघोष है, ठीक है। देखिएगा, आपको पता है अघोष कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे, एक हमारा होता है अघोष वर्ण और एक होता है हमारे सघोष वर्ण। तो अघोष कौन सा होता है और सघोष कौन सा होता है, और ये भी बता दीजिएगा अल्प प्राण कौन सा होता है और महाप्राण कौन सा होता है, ठीक है भाई, ये भी बता दीजिएगा आप। अल्प प्राण कौन सा होता है, सघोष कौन सा है और अघोष कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा क्या होता है हमारा, महाप्राण होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो आज जाते हैं ऑप्शन में, देखते हैं हमें सिर्फ क्या पूछा है, अघोष। तो अघोष में कौन सा वर्ण आ जाएगा, पहला और दूसरा। तो चौक, हर वर्ग का पहला वर्ण चौक क्या है, पहला वर्ण है ना। तालु वर्ग का कैसा वर्ण, पहला वर्ण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। हमें ये बताना है कि इनमें से अर्धविराम कौन सा होगा, ठीक है। अर्धविराम की बात की है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प विराम, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प विराम हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प विराम, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धविराम, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धविराम, ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धविराम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अर्धविराम, ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयादि, ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, ठीक है। और हमें पूछा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक, इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा चिन्ह हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह, कौन सा हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, ये हमारा कौन सा चिन्ह हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो ये भी आप याद
रखिएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, अर्धविराम, तो अर्धविराम कौन सा आएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, हमें ये बताना है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, संधि कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो वर्णों के मेल से विकार होगा उसे हम संधि कहेंगे। जहाँ पे दो शब्द या पदों के मिलने से, जहाँ पे दो शब्द या दो पदों के मेल से विकार होगा वहाँ पे क्या होता है, समास होता है। तो यहाँ पे क्या, किसका मिलाप होता है, पदों के मिलने से। ठीक है, यहाँ पे कब विकार होता है, पदों के मिलने से विकार होता है। यहाँ पे वर्णों के मिलने से विकार होता है। यहाँ पे किससे विकार होगा, वर्णों के मिलने से विकार होगा। आपको पता है उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दों के बाद में लगे वो हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ये कब लगते हैं, बाद में लगते हैं। ठीक है, जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को क्या कर दे, चेंज कर दे, वो हमारे क्या होते हैं, उपसर्ग। जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को क्या कर दे, बदलाव करते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्या, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे भाई। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है चरण कमल में कौन सा समास है, हमें ये बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास होगा। ठीक है, देखिएगा, आपको पता है चरण कमल, जहाँ पे उपमेय या उपमान हो या फिर जहाँ पे विशेषण और विशेष्य हो, वहाँ पे कौन सा होता है समास, विशेषण और विशेष्य हो, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में आप हमें ये बताइएगा कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान हो जाता है, तो याद रखिएगा आप, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, दूसरा पद। बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास में आप बताइएगा कौन सा पद, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता। ठीक है भाई, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होगा, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, एक सेकेंड, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा भाई, दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करिएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है ब्रज भाषा है, ठीक है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की, हमें ये बताना है कि ब्रज भाषा कहाँ की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की। ब्रज भाषा कहाँ की है, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आ जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और कौन सी आ जाएगी भाई, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आ जाएगी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, और कौन सी आ जाएगी, बांगरू। एक सेकेंड,
बांगरू, और कौन सी आ जाएगी, बुंदेली। ठीक है, तो ये हमारे कौन सी हो जाएंगी, पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, एक आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बिहारी में कौन कौन सी हो जाएगी, पहले आप पहाड़ी हिंदी को देख लीजिए, कौन कौन सी हो जाएगी, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी, कुमाऊनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मगही, मैथिली और भोजपुरी। और कौन सी हो जाएगी भाई, भोजपुरी। ये हमारी कहाँ की बोलियां हैं, मैथिली भाषा की। ठीक है, नोट करिएगा। ठीक है, आगे चलें, पश्चिमी हिंदी की 5वीं बोली कौन सी होगी, देख लीजिएगा, ये भी हो जाएगी दक्षिणी। कौन सी हो जाएगी भाई, दक्षिणी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी होगी। हमें ये बताना है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी होगी। तो आप सभी को पता होगा कौन सी हो जाएगी, अपभ्रंश हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अपभ्रंश हो जाएगी। ये भी देख लीजिएगा इनके आने का क्रम कौन सा होगा। सबसे पहले कौन सी आई थी, संस्कृत। सबसे पहले कौन सी आई थी, संस्कृत। संस्कृत के बाद क्या आया था, पाली। संस्कृत के बाद क्या आया, पाली आया। पाली के बाद क्या आया, प्राकृतिक आया। प्राकृतिक के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया। उसके बाद क्या आया, अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद क्या आया हमारा, अवहट्ट आया। क्या आया, अवहट्ट आया। और अवहट्ट के बाद हमारी क्या आ गई, हिंदी आई थी। ठीक है, तो ये हमारे आने का क्रम है। लेकिन यहाँ पे अवहट्ट ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने माना है कि अवहट्ट जो है अपभ्रंश का ही एक भाग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अवहट्ट नहीं है ऑप्शन में, इसलिए हम अपभ्रंश माने। अगर अवहट्ट होता तो हम अवहट्ट को लगाते। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी वो भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, तो कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, इसमें से देखकर बताते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मराठी हमारी किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, देखिएगा बांग्ला कौन सी लिपि में लिखी जाती है, बांग्ला में। कौन से, बांग्ला में। ठीक है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में। गुजराती ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिएगा, चले भैया अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा क्वेश्चन काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हमें ये बताना है। काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द कई बार आए लेकिन हर बार उनका अर्थ अलग अलग है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ छोटी वस्तु की तुलना, लिख देते हैं भाई, जहाँ पर छोटी वस्तु की, एक सेकेंड भाई, ठीक है थोड़ा सा देखिएगा, जहाँ पर छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए, छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए, बड़ी वस्तु से की जाए, छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ उपमेय में, सेकेंड भाई यार बड़ा देखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, क्या हो, संभावना हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक कहाँ होगा, जहाँ उपमेय और उपमान में, जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता हो, क्या हो जाए, अत्यधिक समानता हो, अत्यधिक समानता हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा भाई,
रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय, ध्यान से देखिएगा, जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता हो वहाँ पे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार। और जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द कई बार आए और हर बार उनका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पर एक बार घटा आया है और यहाँ पर भी एक बार घटा आया है। पहले घटा का अर्थ क्या हो जाएगा? बादल। पहले वाले शब्द घटा का अर्थ क्या होगा? बादल। और इस घटा का अर्थ क्या होगा? कम। इस घटा का अर्थ क्या हो जाएगा? कम। घटा शब्द दो बार आया लेकिन अर्थ उसका क्या है? अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। काले बादल का घमंड अब क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, मैं सुनी सुनी आवे हंसी। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार होगा हमें ये बताना है। ठीक है, पानी बीच मीन प्यासी, मैं सुनी सुनी आवे हंसी, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर साधन के होते हुए भी कार्य का ना होना पा जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। विभावना कहाँ पे होता है वो भी देखिएगा, जहाँ पर बिना साधन के कार्य हो, जहाँ पर बिना साधन के कार्य हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर हो जाएगा हमारा विभावना अलंकार। अतिशयोक्ति जानते ही है, जहाँ पे किसी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो, जहाँ पर किसी चीज़ का क्या हो? बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पे हो जाता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। विशेषयोक्ति क्या होता है? जहाँ साधन हो लेकिन कार्य न हो, लेकिन कार्य न हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। और उपमा आप जानते हो, जहाँ पे छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए, छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। छोटी वस्तु की तुलना बड़ी वस्तु से की जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, तो विशेषोक्ति देखिएगा एक ऐसे, पानी बीच मीन प्यासी, पानी तो है लेकिन फिर भी मछली क्या है? प्यासी है। साधन तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। पानी तो है लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं मिट पा रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, विभावना अलंकार का जस्ट उल्टा क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है भाई। ठीक है, अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? हमें ये बताना है इसमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। तो कबीर, जायसी और नानक ये सभी लोग क्या हैं? निर्गुण भक्ति के कवि है। ये कैसे कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, ये कैसे कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। मीरा, तुलसीदास, ये कैसे कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलते भाई, धन्यवाद।